हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग विसर्ग संधि के 6 नियमों के बारे में बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के ही 7वें, 8वें और 9वें नियम के बारे में एक साथ ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 7वां नियम। इसके अंतर्गत विसर्ग से पहले यानी पहले शब्द के अंत में जो विसर्ग है उसके पहले ईकार हो, मतलब छोटी ई की मात्रा हो, और दूसरी तरफ के वाले शब्द के आरंभ में र का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे में विसर्ग जो है वो तो लुप्त हो जाता है और जो छोटी ई की मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा में बदल जाती है। जैसे निह जोड़ रव, तो इसमें छोटी ई की हरिस्व ई की मात्रा जो है वो दीर्घ ई में बदली और विसर्ग को लुप्त कर दिया, तो निह जोड़ रव से बन गया नीरव। इसी तरह निह जोड़ रोग से भी वही विसर्ग लुप्त हो गया और रोग को साथ में जोड़ा तो ये नया शब्द बन गया नीरोग। अब अगला नियम है 8वां। इसमें विसर्ग से ठीक पहले अकार हो, यानी अ की मात्रा। ये तो आपको मालूम ही है ना कि जब व्यंजन के साथ कोई मात्रा नहीं है तो मतलब उसमें अकार होता है, अ की मात्रा होती है। और दूसरी तरफ अ के अलावा अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, स्वर ही हो दूसरी तरफ भी, तो ऐसे में विसर्ग लुप्त हो जाता है। बस इसके अलावा इसमें और कोई परिवर्तन नहीं होता। और 9वां नियम है कि पहले शब्द के अंत में जो विसर्ग जो कि होना ही है हमेशा, और दूसरी तरफ क या ख होने पर कभी कभी संधि करते हुए बिल्कुल भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता, दोनों शब्द इसी तरह आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे प्रातः जोड़ काल, यहाँ विसर्ग है और यहाँ क है, और बस ये एज इट इज़ दोनों शब्द जो हैं जुड़ जाएंगे विसर्ग के साथ ही। इसमें विसर्ग साथ ही रहेगा संधि करने के बाद भी, तो प्रातः जोड़ काल से बना प्रातः काल। इसी तरह अंतःकरण, यहाँ भी क है दूसरी तरफ, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह जुड़ जाएगा, विसर्ग साथ ही रहेगा संधि करने पर भी। अंतः जोड़ करण से बना अंतःकरण। इसी तरह दुह जोड़ ख, इस अब दूसरी तरफ ख है तो दुह जोड़ ख से नया शब्द बन गया दुःख। फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। विसर्ग से पहले हरिस्व ई की मात्रा हो और दूसरी तरफ र हो, तो हरिस्व ई की मात्रा दीर्घ ई में बदल जाती है और विसर्ग लुप्त हो जाता है, तो निह जोड़ रव से इसलिए बन गया नीरव। इसी तरह विसर्ग के बाद विसर्ग से पहले यदि अ की मात्रा हो, अकार हो, और दूसरी तरफ कोई भिन्न स्वर हो, तो ऐसे में विसर्ग लुप्त हो जाता है और दोनों शब्द आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह विसर्ग के बाद दूसरी तरफ दूसरे शब्द के आरंभ में क या ख हो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों शब्द एज इट इज़ आपस में जुड़ जाते हैं संधि करते हुए। इन तीनों नियमों के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दों का संधि विच्छेद करके भी हम लोग देख लेते हैं। पहला शब्द है नीरज। इस नियम के अनुसार हमने विसर्ग से पहले वाले हरिस्व ई को दीर्घ ई में परिवर्तित किया था, तो अब इसका उल्टा करेंगे। दीर्घ ई को हम हरिस्व ई में, यानी बड़ी ई को छोटी ई में बदल देंगे और बाकी जो शब्द है उसको एज इट इज़ दूसरी तरफ लिख देंगे। तो इसका नीरज का संधि विच्छेद हो गया निह जोड़ रज। इसी तरह नीरस का निह प्लस रस। 8वां नियम था कि विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले यदि अकार हो, अस्वर हो, और दूसरी तरफ भी कोई अ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, तो इसमें विसर्ग लुप्त हो जाता है बस।
और इसके अलावा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर हमने केवल विसर्ग को लुप्त किया था, तो अब विच्छेद करते हुए केवल विसर्ग को हम लगा देंगे। तो ये विसर्ग विच्छेद हो जाएगा यश जोड़ इच्छा। इसी तरह जो 9वां नियम था, इसके अनुसार विसर्ग के बाद दूसरी तरफ यदि क या ख हो तो कभी कभी संधि करते हुए कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों को आपस में दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाता है। तो विच्छेद करते हुए भी बिल्कुल वही करेंगे कि दोनों शब्दों को हम लोग बिना कुछ परिवर्तन किए दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो रजह कर्ण शब्द का हमने विच्छेद किया, रजह जोड़ कर्ण। इसके अलावा एक और बात जो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि विसर्ग संधि में जहाँ तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स, र या फिर ओ की मात्रा, ये तो ओ स्वर है और ओ की मात्रा ऐसे होती है, इनमें से कोई भी एक हो तो इन्हें हटाकर विसर्ग लगा दीजिए तो बस हो जाएगा संधि विच्छेद। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। विसर्ग संधि के बारे में आपके मन में